गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के जो क्लास 10th में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस है वास्तविक संख्या से जुड़े हुए उसको बताऊंगा और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास है 8, 9, 11 या 15, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले जो है 8 को देखते हैं। तो 8 के जो गुणनखंड होंगे, यानी 8 किससे किससे विभाजित होगा, तो 1, 2, 4 और 8। तो यहाँ पे इसके जो ये 4 संख्याओं से विभाजित हो गए, यानी इसके 4 गुणनखंड हैं। 8 के 4 गुणनखंड है, ठीक है। और फिर 9 के जो है कितने गुणनखंड है, तो 9 के गुणनखंड यानी 9 किससे किससे विभाजित होगा, तो 1, 3 और 9 से, ठीक है। यानी इसके भी 3 गुणनखंड है। जबकि 11 हम देखते हैं, तो 11 किससे किससे विभाजित होगा, तो 11 जो है हमारा 1 और 11 से, ठीक है। ये 2 संख्याओं से विभाजित होगा। जबकि 15 जो है 1, 3, 5 और 15 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 संख्याओं से विभाजित होगा। तो हम यहाँ अभाज्य संख्या बताना है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा आप जान लें कि वैसी संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे कि यहाँ 11 के जो है केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए 11 जो है अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। वैसी संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पे 11 के जो है केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 11, तो 11 जो है अभाज्य संख्या है। बाकी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे कि यहाँ पे 4 है, 3 गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है, तो ये सारे भाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या यहाँ हम देखें √9, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है, तो √9 यानी कि 9 का जो वर्गमूल होगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी √9 का वैल्यू 3 होगा। तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चूँकि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो इसलिए ये p/q के फॉर्म में है, तो ये परिमेय होगा। उसी तरह √20 जो होगा 20 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 जो है परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो 20 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा। तो यही जो होगा आपका अपरिमेय होगा। चूँकि बाकी संख्याओं को अगर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है √25 ये, तो इसका वर्गमूल हमारा 5 हो जाता है। 25 का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाता है, तो ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह √49, तो 49 का भी वर्गमूल हमारा 7 हो जाता है, तो ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे अपरिमेय पूछ रहा है, तो उसका आंसर हमारा √20 होगा, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। यानी अगर संख्या, 2 संख्या हम देख रहे हैं 25 और 50 है, तो इसके HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो अब इसके लिए क्या हमें HCF और LCM निकालना पड़ेगा, तब जाके उसको हम गुणा करेंगे, तो नहीं। आप वास्तविक संख्या में पढ़े होंगे कि जो 2 संख्याएं होती हैं, 2 दी गई संख्याएं, अगर मान लेते हैं A और B है, जैसे ये मान लेते हैं ये A है और ये B है, तो अगर 2 दी गई संख्याएं A और B है, तो उसके दोनों का गुणनफल जो होता है, A और B का गुणनफल इक्वल टू होता है हमारा HCF और गुणे LCM, ठीक है। ये याद रखेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है A इंटू B। तो यहाँ पे तो हम इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे। तो जैसे कि हम करेंगे यहाँ पे 25, दो संख्या है 25 और गुणे 50, तो हम 25 और 50 का जितना गुणनफल होगा उतना ही गुणनफल जो होगा इसके HCF और LCM का होगा, ठीक है। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, 25 × 5 = 125, यानी हमारा आ जाएगा 1250,
50, ठीक है। और 1250 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे या तो HCF LCM दिया हो और पूछे संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो हम उसी को गुणा कर लेंगे HCF और LCM का, तो संख्याओं का गुणनफल भी उतना ही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं √3, 5/5 -2, 2 - 2 और √7। इसमें परिमेय बताना है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये आंसर नहीं होगा। √5/5 ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 2 - 2, यहाँ देख रहे हैं 2 - 2, तो 2 - 2 जो होगा ये हमारा 0 हो जाएगा। और 0 जो है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी ये परिमेय है, ठीक है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा इसका। और √7 भी क्या है हमारा अपरिमेय है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार, देखिए दशमलव प्रसार को हम यहाँ समझाएं तो दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है हमारा अशांत, ठीक है। तो शांत और अशांत दशमलव होते हैं। अब जो है अशांत दो तरह का होता है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। तो इसमें हम कैसे जांच करेंगे, तो 6/15 जो है, तो इसका पहले हम बेस देखते हैं। पहले इसको देखते हैं ये दोनों कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 दूना 6, 2 हो जाएगा। और फिर 3 × 5 = 15, 2/5। उसके बाद जो है बेस जो भी होगा परिमेय संख्या का, उसको हम देखते हैं। अगर बेस का जो गुणनखंड है वो 2 × 5 के फॉर्म में आता है, सिर्फ 2 × 5, साथ में कोई भी संख्या नहीं, या केवल 2 या केवल 5 भी आता है, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। तो चूंकि यहाँ 5 है, तो 5 का गुणनखंड जो होगा, ये एक अभाज्य संख्या है तो 5 ही रहेगा। तो ये सिर्फ केवल 5 के फॉर्म में आया है, तो ये जो होगा हमारा एक शांत दशमलव प्रसार होगा, और आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक समझा दें हम, अगर आपको 6/20 नहीं, आपको मान लेते हैं 6/25 हो, तो यहाँ 25 का भी हम गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 आएगा, यानी 5 केवल आएगा, तो ये भी शांत होगा। यानी जिस भी बेस में अगर जो भी संख्या है उसके गुणनखंड में केवल 2 या 5 आता है तो वो शांत होगा। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत बार गलती हो जाता है कि हम इसको कटाते नहीं हैं। जैसे यहाँ 6/15 था, तो अगर हम डायरेक्टली 15 बेस ले करके इसका गुणनखंड करते तो 3 और 5 दो संख्याएं आ जाती, और 3 को देखते ही हम बोलते कि ये अशांत होगा, तो ये गलती हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम पहले कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल, यानी दो संख्याएं ए और बी है, तो उसके HCF और LCM का गुणनफल बराबर होगा, क्या होगा। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया कि HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, ए और बी दो संख्या है तो ए × बी। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, ठीक है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, हम क्या करेंगे कि 625 का गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 625 का गुणनखंड कर लेंगे और उसको 5 से ही कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें 5 का घात निकालना है। तो 5 से कितने बार में कैंसिल हो रहा है देखा जाए, तो 5 एकम 5, एक बचा इसमें का, इसके साथ आएगा 12, 5 दूना 10, फिर इसमें का 2 बचा 25 हुआ, 5 × 5 = 25, तो हमारा हो गया 125। फिर इसको 5 से कैंसिल करते हैं, तो पहले 12 को ले जाएंगे तो 5 दूना 10, ठीक है, इसमें 2 बचा, इसके साथ आएगा 25, 5 × 5 = 25, फिर इसको 5 से ले जाते हैं तो 5 × 5 = 25। तो इस तरह से जो है हमारा 5, 5, 5 यानी 4 5 आते हैं, तो 5 का जो अधिकतम घात होगा वो होगा हमारा 4, ठीक है, इसका आंसर 4 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में रहते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है, या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी संख्या होती है। जितने भी क्वेश्चन हैं
ये इसमें सब में जो होगा हमारा आंसर अनंत होगा। क्यों? क्योंकि हम संख्या रेखा को अगर देखें तो नंबर लाइन पर अगर दो कोई भी संख्या है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, है ना, तो इसके बीच में जो है अनगिनत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कभी भी इसका आंसर जो होगा अनंत या अनगिनत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकती है? इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो हम यहाँ पे एक परिमेय और परिमेय का गुणनफल जो होगा, अगर परिमेय हो यानी रेशनल हो और उसको रेशनल से ही गुणा करें तो ये हमेशा रेशनल नंबर ही रहता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक परिमेय है यानी एक रेशनल नंबर है आर है, और एक जो है अपरिमेय है यानी इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल को इरेशनल से गुणा करेंगे तो ये जो होगा आपका रेशनल इरेशनल ही होगा, है ना। रेशनल को इरेशनल से गुणा करेंगे तो इरेशनल होगा। ठीक है, तो हमारा जो है एक कंडीशन में जो है जीरो के साथ अगर गुणा करेंगे किसी इरेशनल का तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी रेशनल आ जाएगा, यानी जीरो के साथ ये कंडीशन याद रखेंगे कि शून्य के साथ किसी भी अपरिमेय संख्या गुणनफल वो परिमेय होता है, बाकी किसी भी परिमेय के साथ अपरिमेय का गुणनफल जो होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, तो यहाँ अपरिमेय हो सकती है कह रहा है, तो यहाँ कहेंगे कि हाँ एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि 28.12 और 11112, ठीक है, एक है और डॉट डॉट दिया है। तो ये एक जो है इस तरह की संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, यानी ये जो दशमलव प्रसार है इस तरह के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं क्या? अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती। तो जितने भी अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं वो सारे जो होते हैं अपरिमेय होते हैं, तो हमें ये याद रखना है अपरिमेय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो अपरिमेय चुनना है। तो देखेंगे कि 64/36 अंडर 64/36 जो है ये एक परिमेय है। परिमेय संख्या कैसे है? तो 64 का रूट कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8/6, तो जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अंडर 81 का वर्गमूल जो होगा हमारा 9 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। और अंडर 49/9 जो है ये भी जो होगा 7/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 49 का हम रूट 7 होगा और 9 का रूट 3 होगा, तो यहाँ पे ये भी परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ अपरिमेय बचता कौन है? तो अंडर रूट 5, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में रहेगा, तो आप इसे देख लें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मतलब एक वृत्ताकार पथ है, इस पर एक ही स्थान मान लेते हैं, ये स्थान ए है, यहाँ से 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगते हैं। यहाँ पे तीनों का अलग अलग समय में एक चक्कर लगाते हैं, एक 3 घंटे में, एक 4 घंटे में और एक 8 घंटे में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो फिर जहाँ से ये शुरू किए हैं दौड़ना, यानी ए से शुरू किए हैं, तो फिर तीनों जो है ए पर कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये 3 घंटे में जब एक धावक चक्कर लगा के आएगा तो दूसरा धावक ये आगे निकल जाएगा, तब दूसरा धावक 4 घंटे में वो इस बिंदु पर पहुंचेगा, यानी कितने समय में तीनों फिर ए पर मिलेंगे। तो यहाँ एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हमें ऐसी संख्या पता करनी है जो 3 से भी विभाजित हो, 4 से भी विभाजित हो और 8 से भी विभाजित हो। उतने समय बाद ये तीनों जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर दी गई संख्याओं से विभाजित कोई संख्या निकालनी है तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम। ठीक है, तो हम जो है इसका एलसीएम कर लेंगे 3, 4 और 8 का। ठीक है,
तो 3, 4 और 8 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा? तो 4 और 8 का एलसीएम जो है याद रखेंगे, अगर दो संख्या एक दूसरे से जैसे कि 4 से 8 विभाजित है तो इसमें जो विभाजित संख्या है वो एलसीएम हो जाता है, तो यानी 8 एलसीएम हो जाएगा 4 और 8 का। फिर 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा? तो दोनों सहअभाज्य संख्या है, यानी दोनों का एचसीएफ जो है 1 है, तो इसको गुणा कर लेंगे। 3 और 8 24, यानी हमारा जो होगा इन तीनों का एलसीएम 24 होगा। तो आसानी से हम देख रहे हैं यहाँ पे डी आंसर जो है ये सही है, चूँकि 24 घंटे बाद तीनों जो है फिर ए पर मिल जाएंगे। यहाँ हम ये देख सकते हैं क्वेश्चन में कैसे, तो यहाँ 3 घंटे में, जैसे 24 घंटे में 3 घंटे वाला जो चक्कर लगा रहा है वो 8 चक्कर के बाद ए पर आ चुका होगा, फिर 4 घंटे वाला वो 6 चक्कर के बाद ए पर आ चुका होगा, और 8 घंटे में जो एक चक्कर लगा रहा है वो 3 चक्कर बाद ए पर आ चुका होगा, यानी 24 घंटे में तीनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है। आशा करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। वही क्वेश्चन फिर है, ठीक है, सिर्फ इसमें जो है समय का अंतर है। समय का अंतर है 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे, तो हम 1, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो 1, 3 और 5 का एलसीएम जो होगा, यहाँ आप देख रहे हैं 3 और 5 सहअभाज्य संख्याएँ हैं, तो इसको गुणा कर लेंगे, 3 5 15, और फिर 15 और 1 का एलसीएम जो होगा वो 15 ही हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम जो होगा 1, 3, 5 का 15 होगा, तो इसका आंसर जो होगा 15 घंटे बाद वो एक दूसरे से फिर मिल जाएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार बताने का अर्थ है कि ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, आप इसे अवश्य देख लें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर जो है √2 एक है, क्या है ना, परिमेय, अपरिमेय या प्राकृत संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, और आप जो है इसको ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो है आपको इसका सिद्ध देख लेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका वीडियो भी मैं आपको डालूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जाकि तब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 और सबसे अंतिम क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में π/2 है, यानी π/2 क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, तो π/2 ध्यान रखेंगे π/2 है ना। अगर ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि पाई क्या है, ठीक है, तो हम याद रखेंगे पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। चूँकि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7, तो अगर पूछ दे कि 22/7 क्या है, तो 22/7 को आप बोलेंगे कि परिमेय है, इसे आप अपरिमेय नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि यहाँ क्वेश्चन π/2 क्या है पूछ रहा है, तो π/2 परिमेय, प्राकृत, अपरिमेय या इनमें से कोई नहीं, क्या है। तो चूँकि पाई अपरिमेय संख्या है, तो पाई के साथ अगर हम π/2 लिखें या 2π लिखे, है ना, या 3π लिखे, इस तरह के जो भी संख्या पाई से जुड़ी हुई दी जाएगी वो सारे जो होंगे अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे, और इस 15 को आप देख लेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या से जुड़े हुए एक और वीडियो हमारा है जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन को बताया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तब जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।